बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि सिद्दीक जान का जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से एक और अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ है। और वो अंदाज़ा कैसे दुरुस्त साबित हुआ है, वो जो इख्तलाफी नोट आज आया है उसके अंदर वो जो अंदाज़ा है उसकी करेक्शन की गई है और वो बताया गया है। और ख़त लिखने के लिए मशहूर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का एक और ख़त आज देखने को और पढ़ने को मिला है। ये जो इख्तलाफी नोट आया है 28 सफ़हात का, इसके अंदर उस ख़त का तज़किरा करेंगे कि ख़तों वाले जस्टिस साहब ने एक और ख़त किसको और कब लिखा और क्या लिखा उसके अंदर। और आखिर में वो जो 20 एतराज़ात उठाए हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, 11 फरवरी वाला जो फ़ैसला था, जो वज़ीर आज़म पर उनका एतराज़ था कि वो कोई फ़ंड्स दे रहे हैं, वो जो फ़ैसला किया गया चीफ़ जस्टिस गुलज़ार अहमद साहब की तरफ से, उसके ऊपर 20 एतराज़ात उठाए गए हैं। मुख्तसरन बग़ैर तफ़सील के वो 28 एतराज़ात भी आपको बताऊँगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो एक हफ़्ता पहले जब रोस्टर जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट का कि अगले हफ़्ते का जज कौन सा जज किस बेंच में बैठेगा और वो सारे बेंचेस की तफसील जारी की गई, तो उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का नाम नहीं था और उनका किसी बेंच में नाम नहीं था। और नीचे लिखा गया था कि वो चैम्बर वर्क करेंगे इस पूरा हफ़्ता। जैसे ही ये रोस्टर मीडिया पर आया, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लगाया जाता है हर हफ्ते, जैसे ये मीडिया पर आया तो वजीफ़ा खोर सहाफ़ी और खूनी लिबरल्स एक सफ़े पर हो गए और इनकी क़यादत वो लोग कर रहे थे जो मनपसंद सहाफ़ी हैं जस्टिस साहब के। और इन्होंने चीफ जस्टिस को गालियां तक दी। गुल बुखारी ने जो ट्वीट किया उसमें नंगी गालियां दी गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। क्यों दी गई कि काजी फ़ाइज़ ईसा किसी बेंच का हिस्सा क्यों नहीं है। यहाँ सिद्दीक जान की अगर आप टाइम लाइन पर जाके देखें तो उन्होंने एक वीडियो की और उन्होंने कहा कि एक अंदाज़ा ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपना नाम खुद किसी बेंच में नहीं डलवाया और शायद वो चैम्बर वर्क के दौरान एक तगड़ा सा इख्तलाफी नोट लिख रहे हैं जो अगला हफ्ता सामने आ जाएगा। और फिर 4 दिन बाद जब ये इख्तलाफ सामने आया तो 4 दिन बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तफसीली एक बयान दिया। उसके अंदर उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बेंच में शामिल किया गया था, फिर उनकी अपनी ख्वाहिश पर उनको उस बेंच से हटाया गया और एक नया रोस्टर जारी किया गया। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिस तरह बिल्कुल सबसे पहले सिद्दीक जान ने अपनी वीडियो में ये अंदाज़ा लगाया था या शायद उनकी इन्फॉर्मेशन थी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इख्तलाफी नोट लिख रहे हैं और इख्तलाफी नोट भी ज़्यादा छोटा नहीं होगा, एक बड़ा इख्तलाफी और तफसीली इख्तलाफी नोट होगा। और फिर जो आज 28 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट सामने आया है, तो इससे एक तो सिद्दीक जान की बात दुरुस्त साबित हुई और दूसरा ये क्लैरिफिकेशन भी मिली कि पिछले हफ्ते जो उनका नाम रोस्टर में जारी नहीं हुआ था, वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अपनी ख्वाहिश पर उनका नाम नहीं शामिल किया गया था। चीफ जस्टिस ने उनको काम करने से नहीं रोका था, चूँकि चीफ जस्टिस किसी भी जज को काम करने से नहीं रोक सकते, यह आइन और कानून है। लिहाजा ये एक बार ये चीज़ भी सामने आई है कि जिन लोगों ने गालियाँ दी, अपने दिल की भड़ास निकाली चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ काजी साहब की मोहब्बत में, वो सारे गलत थे और काजी साहब ने अपना नाम खुद निकाला था। दूसरी जो इसके अंदर दिलचस्प बात है, काजी साहब खतूत लिखने के हवाले से मशहूर हैं। वो ख़त लिखते हैं और फिर अपने मनपसंद सहाफ़ियों को देते हैं। 2 सहाफ़ी शहर इक़्तिदार में ऐसे हैं कि अगर आप उनकी ट्विटर टाइम लाइन दें तो वो ख़बरें ब्रेक करते हैं। वो ख़बरें सरीना ईसा साहिबा की हों, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की हों या उनकी फ़ैमिली के किसी और फ़र्द की हो, वो प्रॉपर्टी केस में हो, वो रेफरेंस केस में हो, वो पटिशन केस हो, कोई भी चीज़ हो, तो काजी साहब रजिस्ट्रार को बाद में भेजते हैं और रजिस्ट्रार मीडिया को बाद में वो चीज़ भेजते हैं, लेकिन उससे पहले उन 2 सहाफ़ियों को ही भेजा जाता है और उनका आना जाना भी है। और काजी साहब ख़ुद भी उनकी जो तकरीबात होती हैं, घरेलू निजी तकरीबात, उसमें शिरकत भी करते हैं। लिहाजा ये जो एक ख़त सामने अब नया सामने आया है, ये 10 फरवरी को ख़त लिखा गया है। और ये ख़त किस लिए लिखा गया, जब जस्टिस मकबूल बाकर के साथ 3 फरवरी वाला जो बेंच था जिसने ये केस सुन रहा था वज़ीर आज़म के हवाले से, जो इल्ज़ामात थे, झूठे इल्ज़ामात थे कि वज़ीर आज़म शायद कोई फ़ंड्स देने जा रहे हैं, वो 2 रुकनी बेंच था और उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ
जस्टिस मकबूल बाकर साहब थे। अब जब 10 फरवरी का बेंच 5 रुकनी बेंच बनाया गया तो उसमें जस्टिस मकबूल बाकर को नहीं रखा गया, तो इसके ऊपर भी ख़तों वाले जस्टिस साहब ने एक और ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि ये 2 रुकनी बेंच आपने क्यों ख़त्म किया और 5 रुकनी बेंच क्यों बनाया है, और अगर 5 रुकनी बेंच बनाया है तो जो पिछले बेंच में मेरे साथ बैठे थे जस्टिस मकबूल वो इसमें क्यों शामिल नहीं किए गए। और काजी साहब ने चीफ जस्टिस को 10 फरवरी के अपने ख़त में, जो कि इस इख्तलाफी नोट में मौजूद है, तीसरे सफ़े पर उन्होंने ये भी लिखा कि जो आपने जस्टिस मकबूल को निकाला है, 2 को 5 रुकनी बेंच बनाया है, उससे ये तासुर जाता है कि आपका हमारे ऊपर नो कॉन्फिडेंस है, आपने हमें रिडिक्यूल किया है और आपने हमारी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया है। ये जस्टिस काजी फाइज़ी साहब ने अपने 10 फरवरी वाले ख़त में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुखातिब किया है और उनको ख़त भेजा है, तो ये भी सामने आया है। इसमें ये जो ख़तों वाले जस्टिस साहब हैं उनका एक और ख़त जो आपको पढ़ के सुनाया। अब तीसरी बात, ये जब बिल्कुल आखिर में चले जाएँ, ये जो 28 सफ़हात का ये इख्तलाफी नोट है, इसके बिल्कुल आखिर में 20 एतराज़ात उठाए गए हैं। शायद नंबर्स बढ़ाने के लिए इख्तलाफात तो वो 10-12 ही हैं, लेकिन उनको बार बार रिपीट किया गया है मुख्तलिफ़ कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज के अंदर। एक तरफ उसको ऑर्डर कहा गया है, दूसरी तरफ उसको डिसीजन कहा गया है, तीसरी तरफ उसको जो है वो विश कहा गया है। इस तरह कर आके ये 20 एतराज़ात बनते हैं। इनकी तफसील आप सबको पता है, मैंने अभी बता भी दी है। ये सिर्फ एतराज़ात आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे पहला एतराज़ ये है कि बग़ैर बताए 2 रुकनी बेंच क्यों ख़त्म किया गया और जस्टिस मकबूल बाकर को क्यों निकाला, ये पहला एतराज़ है। दूसरा एतराज़, 2 रुकनी बेंच पर बायस होने का या इम्पार्शल होने का या पार्शल होने का कोई इल्ज़ाम नहीं था। यानी जो वो कहते हैं जो 2 रुकनी बेंच था उसके ऊपर बायस होने का या पार्शल होने का कोई इल्ज़ाम नहीं था, उसके बावजूद ये बेंच क्यों तोड़ा गया, ये एतराज़ है। तीसरा उनका एतराज़ है कि इमरान खान के केस ना सुनने का जो मशवरा दिया गया है और फ़ैसला किया गया है, ये क्यों किया गया है। चौथा एतराज़ ये है कि मुझ के ऊपर, मेरे ऊपर, यानी जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब कहते हैं कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैं बायस हूँ और पार्शल हूँ, ये उनका एतराज़ है। पांचवा एतराज़ उनका ये है कि रिटन आर्डर मुझे क्यों नहीं भेजा गया। छठा इख्तलाफ ये है कि जूनियर्स को भेजा गया सीनियर को बाईपास करके। उनका इशारा जस्टिस एजाज़ुल अहसन साहब की तरफ है कि एजाज़ुल अहसन को यह फ़ैसला भेजा गया, मुझे नहीं भेजा गया, तो ये छठा एतराज़ है। सातवां एतराज़ उनका ये है कि चूँकि मेरे दस्तखत नहीं थे इसलिए 11 फरवरी वाला फ़ैसला लीगल ही नहीं, यानी कानूनी ही नहीं है, क्योंकि वो मेरे दस्तखत के बग़ैर पब्लिश किया गया। आठवां एतराज़ उनका यह है कि वेबसाइट पर अपलोड किया गया मेरे दस्तखत के बग़ैर, जो कि रिवायात के ख़िलाफ़ है, जो जूरिस्प्रूडेंस है या जो लीगल एक चलता रहा है, रिवायत चलती है, उसके वो ख़िलाफ़ है। ये काजी साहब कहते हैं अपने 8वें एतराज़ में कि वेबसाइट पर मेरे सिग्नेचर के बग़ैर इसको क्यों अपलोड किया गया। 9वें एतराज़ में वो कहते हैं कि आर्डर और केस फाइल मुझे रिवायत तोड़कर नहीं भेजी गई। यानी ये रिवायात हैं कि जो पूरी केस फाइल होती है और जो ऑर्डर होता है वो तमाम जजेस की तरफ पहले चलता है, चीफ जस्टिस भेजते हैं अपने सीनियर को जो उनसे यानी कम सीनियर होता है, अपने जूनियर को, और उससे फिर मज़ीद जूनियर जो यूँ चलता है वो सारा, तो वो मुझे नहीं भेजा गया। ये दोबारा उन्होंने कहा कि रिवायत तोड़ी गई है। 10वां एतराज़ है कि मुझे मीडिया पर इस फ़ैसले का पता चला, 11 फरवरी फ़ैसले का मुझे मीडिया पर पता चला। और फिर वो ये भी कहते हैं कि 11वें एतराज़ में कि मुझे ये फ़ैसला लेने के लिए रजिस्ट्रार को लिखना पड़ा, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी था, वहाँ से भी वो ले सकते थे। 12वां एतराज़ ये है कि पैरा 6 गैर कानूनी है। 11 फरवरी के फ़ैसले में जिसमें काजी फाइज़ ईसा साहब के साथ कहा गया है कि वो इम्पार्शलिटी को देखने के लिए और जो बायसनेस है उसको दूर रखने के लिए वो इमरान खान से रिलेटेड केस न सुने। वो कहते हैं ये पैरा 6 जो है ये गैर कानूनी है। फिर वो कहते हैं पैरा 6 में कोई कानूनी ऑर्डर नहीं है। फिर वो कहते हैं पैरा 6 का फ़ैसला 189 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से मुतसादिम है। फिर वो कहते हैं पैरा 6 में रिवायत को तोड़ा गया है। 16वां एतराज़ ये है कि कानून के ख़िलाफ़ है पैरा 6, यानी कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की गई है। जो 17th है एतराज़ है वो ये है कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। आप देखें कि लिबरल्स
کہ من پسند ہیں، آنکھ کا تارہ ہیں، لیکن اسلام کا بھی بھرپور یعنی ہمیشہ ہمارے جیسے ملکوں میں یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ جہاں اسلام کا سہارا لیا جا سکتا ہے دین کا وہ لے لیا جائے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جو پیرا 6 ہے وہ اسلام کے بھی خلاف ہے، اسلامی روایات کے بھی خلاف ہے، اسلامی تعلیمات جو ہیں قانون اور انصاف کے حوالے سے اس کے خلاف ہے۔ 18واں اعتراض یہ ہے کہ جج کے خلاف ہے، میرے خلاف ہے وہ فیصلہ۔ اور 19واں اعتراض ان کا بڑا اہم ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیس جلدی میں اور جلد بازی میں ختم کیا گیا ہے۔ 20واں اعتراض یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے 11 فروری والا، یہ سپریم کورٹ اور عدالت کو کمزور کرے گا، انڈرمائن کرے گا۔ یہ 20 اعتراضات ہیں، ان کا اعتراف ہے کہ وہ خود شامل نہیں ہوئے تھے پچھلے ہفتے کے روسٹر میں کسی بینچ میں، اور وہ چیمبر ورک کر رہے تھے، بلکہ چیمبر میں بیٹھ کے اپنے اختلافی نوٹ لکھ رہے تھے جو اب ان کا سامنے آیا ہے۔ اور صدیق جان کا ایک اور اندازہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے درست ثابت ہوا ہے۔ تو یہ تھی معلومات اس اختلافی نوٹ، اس میں موجود خط اور اس میں موجود اعتراضات کے حوالے سے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب کی دعاؤں سے میری صحت ٹھیک ہو رہی ہے، آپ سب سے دوبارہ بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔